नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत देखने को मिला है। आपको बता दें कि काशीपुर से सड़क मार्ग के जरिए वे वहां पहुंचे और जहां यात्रा के दौरान काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर और रुद्रपुर के साथ साथ दिनेशपुर, किच्छा और सितारगंज समेत कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने फूलमालाओं और पुष्प वर्षा के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन किया। कई जगहों पर बुलडोजर के जरिए भी अनोखे अंदाज में स्वागत किया गया, तो वहीं युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों में भी भारी भीड़ सड़कों पर के किनारे मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए उमड़ी हुई नजर आई और जहां जगह जगह पर आयोजित कार्यक्रमों ने जनता के उत्साह और सरकार के प्रति समर्थन को स्पष्ट दिखाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा आज रुड़की में वरिष्ठ नेता चौधरी महिपाल सिंह एडवोकेट के कार्यालय पर पहुंचे और जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहे, तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेस के नेता महिपाल सिंह ने कहा कि प्रवक्ता के आगमन से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान आलोक शर्मा ने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए धामी सरकार प्रति का हमला बोला है, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ते अपराध दर्शाते हैं कि सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरीके से विफल है। तो वहीं उन्होंने दावा किया है कि जनता अब बदलाव चाहती है और जहां 2027 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रुड़की से है, जहां पूर्व मेयर गौरव गोयल ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद अपने कैंप कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह पिछले 3 दशकों से समाज सेवा में सक्रिय हैं और जीवन के अंतिम क्षण तक जनता की सेवा ही करते रहेंगे। उन्होंने रुड़की की जनता को नमन करते हुए कहा कि सभी को साथ लेकर चलना उनकी पहली प्राथमिकता होगी और जहां गौरव गोयल ने कहा कि रुड़की नगर का चौमुखी विकास सुनिश्चित करना उनका मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी जिस भी उम्मीदवार को टिकट देगी वह उनके लिए पूरी तरह से ताकत से काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने पिछले 15 वर्षों में ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी जैसे नारों को खोखला बताते हुए कहा कि अब जनता को जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए, न कि सिर्फ वादे। सबसे पहले रुड़की नगर की जनता को नमन। पिछले 3 दशकों से मैं लगातार समाज सेवा में लगा हुआ हूँ, सक्रिय हूँ और जीवन के अंतिम क्षण तक सक्रिय रहूंगा। बात रही राजनीति की, तो निश्चित रूप से नई पारी की शुरुआत की है रुड़की से और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। सबको साथ देकर के चलना, सभी जाति, पंथ, धर्म, अमीर गरीब सबको साथ लेकर के चलना मेरी प्राथमिकता में है। रुड़की नगर का चहुमुखी विकास किस प्रकार हो ये सुनिश्चित करना मेरी प्राथमिकता में। उसको भी टिकट देगी, उसके लिए मैं तन मन धन से पूरी ताकत से काम करूंगा। मेरी सारी राजनीतिक तैयारियां उस व्यक्ति के काम आएंगी। निश्चित रूप से कांग्रेस का विधायक इस बार यहां से जीते, ऐसी मेरी प्राथमिकता है, ताकि क्षेत्र का हम चौमुखी विकास करा सकें। अब कोई धड़ा नहीं होगा, निश्चित रूप से आपको सभी लोग एक ही मंच पर दिखाई देंगे। मैं पूरा प्रयास सिर्फ इसी में रहेगा। खबर देहरादून से है, जहां बढ़ती महंगाई के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने 15 दिनों के मौन व्रत का संकल्प लिया है। उन्होंने इस कदम को जनहित में जुड़ते हुए बताया। तो वहीं आपको बताते चलें कि महंगाई के मुद्दे को उठाने की कोशिश भी की है, तो वहीं जिससे कि प्रदेश की राजनीति में अब हलचल तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत के मौन व्रत पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही राजनीति उन्हें छोड़ देनी चाहिए थी और जहां उन्हें ध्यान योग की ओर जाने की सलाह उनकी ओर से दी गई है। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि हरीश रावत को अब स्थायी रूप से मौन हो जाना चाहिए और उनकी राजनीति प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। प्रासंगिकता परमानेंट मौन ले लेना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा। कुछ भी बोल ले, कहीं ना कहीं उसको अपनी असलियत मालूम होती है। और अब मुझे लगता है संभवतः रावत जी को मालूम हो गया कि उनकी प्रासंगिकता पूरी तरह से खत्म हो गई। अरे मैंने बहुत पहले सलाह दी थी कि आराम करना चाहिए इस उम्र में, लगता है उसका वो पालन करने जा रहे हैं। परमानेंट मौन ले लेना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा। कुछ भी बोल ले, कहीं ना कहीं उसको अपनी असलियत मालूम होती है। और अब मुझे लगता है संभवतः रावत जी को मालूम हो गया कि उनकी प्रासंगिकता पूरी तरह से खत्म हो गई। अरे मैंने बहुत पहले सलाह दी थी कि आराम करना चाहिए इस उम्र में।
उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अप्रैल से नई शिक्षा प्रणाली लागू करने की तैयारी की जा रही है और जिसका उद्देश्य है मुस्लिम बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना है। जानकारी देते चले कि इस पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने जानकारी दी है कि मदरसों के पंजीकरण के लिए बनाए गए पोर्टल की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है और जल्द ही सभी संस्थानों को जल्द इसकी जानकारी भी दर्ज करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, वे डॉक्टर, इंजीनियर जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ सकेंगे और इससे सरकार की बेहद ही अहम पहल भी माना जा रहा है। पोर्टल का समय बढ़ाया गया है और जितने भी नए औकाफ हैं, नई मसाजिद हैं, मदारिस हैं, सब लोगों को कहा गया है कि सब अपने अपने आप को दर्ज करें, क्योंकि जो दर्ज नहीं करेगा बाद में उनके सामने दिक्कत आएगी। और सरकार ने जिस तरह से मदरसा बोर्ड समाप्त किया है, अब प्रदेश के अंदर मॉडर्न मदरसा अपना वजूद लेते हुए दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि अब जो मुस्लिम बच्चे हैं जो मदरसे में जाते थे और केवल मदरसा शिक्षा तक सीमित हो जाते थे, उन तमाम बच्चों को अब शिक्षा का अधिकार मिलेगा। अब वो भी हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन पाएंगे। वो भी पढ़ लिख कर अपने जीवन में अपनी जीवन चलाने के लिए कुछ कर पाएंगे। केवल और केवल धर्म के नाम पर उनका शोषण नहीं होगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल देवभूमि उत्तराखंड से हुई है और ये मुझे लगता है देश में एक नज़ीर बनने वाली है। मदरसा बोर्ड की जगह जिस तरह से शिक्षा का अधिकार उत्तराखंड में बच्चों को दिया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम दिल की गहराइयों से युवा मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में उत्तराखंड, क्योंकि हम सैन्य धाम भी हैं, अपनी अलग एक खबर देहरादून से है, जहां निर्धारित समय के बाद खुले बार और रेस्टोरेंट्स पर अब पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। आपको बताते चले कि एसएसपी परविंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर एसपी सिटी और एसपी ट्रैफिक के साथ साथ एसपी देहात के नेतृत्व में कई टीमों के शहर भर में चेकिंग अभियान को उनकी ओर से चलाया गया है और जहां देर रात तक चली इस कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर शिकंजा कसा गया है। अलग अलग इलाकों में एक साथ छापेमारी के दौरान कई अनियमितताएं भी सामने आई, तो वहीं पुलिस ने मौके पर ही कार्रवाई कर नियमों का पालन सुनिश्चित कराया और जहां साफ संदेश दिया गया है कि समय सीमा के बाद कारोबार करने वालों पर अब कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। अब खबर देहरादून से ही है, जहां आपको बता दें कि राजपुर क्षेत्र में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। एसएसपी परविंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जांच में सामने आया है कि घटना रोड रेस पर नहीं बल्कि एक दिन पहले बार में बिल को लेकर हुई थी और जहां अगले दिन पीछा करने और फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक निर्दोष व्यक्ति की गोली लगने से उसकी मौत हो गई है और जहां पुलिस ने हथियार और वाहन बरामद कर उसे सील कर दिया है, तो वहीं आपको बताते चलें कि अन्य आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है। दिनांक 30 मार्च को सुबह 6:50 का 112 के माध्यम से हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना राजपुर क्षेत्र में जोड़ी गांव के पास में कुछ वाहनों के बीच में आपस में रोड रेज और फायरिंग की घटना प्रकाश में आई है। तत्काल एसओ राजपुर चौकी प्रभारी और बाद में एसपी सिटी और मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया। उस फायरिंग की घटना में हमारे ब्रिगेडियर श्री मुकेश कुमार जोशी की उस समय वहाँ घायल हो गया था। उनको जब तत्काल हॉस्पिटल ले जाएंगे वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे अपने साथियों के सामने और इस बीच ये 2 गाड़ियों में सवार जो युवक हैं एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए और रोड रेज के तहत पीछे से आए और इसी फायरिंग में उसी चपेट में आके उनकी मृत्यु हुई थी। तत्काल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न टीमों के माध्यम से घटना की
विवेचना, घटना के पीछे के कारणों को जब हम लोगों ने जांचा, पहले जो ये फॉर्च्यूनर सवार जो साथी थे, जो लोग थे जो फॉर्च्यूनर में बैठे थे, इन लोगों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा एक जो बात हमें बताई गई उसको उसमें काफ़ी संदिग्धता हमको लगी थी। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालापुर क्षेत्र में शुभम कश्यप की संदिग्ध सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। आपको जानकारी देते चले कि घायल अवस्था में युवक को अस्पताल ले जाया गया और जहां इलाज के दौरान उसकी जान नहीं बच सकी। पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं आपको बताते चले कि परिजनों ने आरोप लगाया है कि शव की हालत बेहद ही संदिग्ध थी और जहां घटना पर कई सवाल खड़े हो गए हैं, तो वहीं पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। खबर देहरादून से है, जहां आगामी हज की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं ने दुआएं और उम्मीदों का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं शादाब शम्स ने कहा कि वैश्विक तनाव और मिडल ईस्ट में बढ़ते जंग के जैसे हालातों को लेकर भी उनकी ओर से चिंता व्यक्त की गई है और जिससे कि हज के यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी तमाम सवाल उनकी ओर से उठाए गए। पूरी दुनिया में इस वक्त जंग का वातावरण है और उसका जो एपी सेंटर बना है वो मिडिल ईस्ट बना है और हम सब जानते हैं कि हज के लिए भी मुसलमान सऊदी अरेबिया जाता है, जहां की एक तरह से जंग चल रही है। तमाम लोग जो टीकाकरण में आ रहे हैं, तमाम लोग जो हज जाना चाहते हैं, सब के सब एक ही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह से जंग रुके और उनकी यात्रा आसान हो जाए, क्योंकि जंग किसी कीमत पर भी कोई सल्यूशन नहीं है। बेगुनाह लोग मरते हैं, कुछ लोग अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन अपनी जिद के आगे जो मासूम बेगुनाह लोग मरते हैं वो मुझे लगता है वो दुख का विषय रहता है। और हमेशा भारत की तो लाइन हमेशा से रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो हम तो पूरी दुनिया को वसुधा अपने परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम के मानने वाले, और हमेशा ये कोशिश रहती है कि परिवार में आपस में प्यार और मोहब्बत बने। नफरत के लिए ये जीवन बहुत छोटा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां बढ़ते अपराधों को लेकर अब आम जनता के साथ साथ सियासी दलों के नेता भी बोलने लगे हैं। बदहाल हो रही कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी की नेत्री नेहा जोशी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी नेता ने कहा कि देहरादून में बाहरी प्रदेशों से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसमें बाहरी प्रदेश की गाड़ियां और उसमें सवार लोग भी शामिल हैं। बीजेपी की नेत्री के साथ साथ कांग्रेस ने भी कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार। आज सुबह सुबह देहरादून में एक बहुत शॉकिंग इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर, हमारे वेटरन, जो सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, दो गाड़ियां जो उत्तराखंड से बाहर की थी, वो आपस में एक रोड रेज का इंसिडेंट उनके बीच में चल रहा था, जिसमें उनमें से एक ने गोली चला दी, जो गोली ब्रिगेडियर साहब को लगी और आज वो हमारे बीच में नहीं है। राजपुर रोड पे अगर आप रहते हैं या वहाँ आपका आना जाना रहता है, तो अब ये रोज़ की बात हो गई है कि ये दिल्ली हरियाणा नंबर की जो गाड़ियाँ हैं, ये काले शीशे चढ़ा के वहाँ पर चल रही हैं, ये ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ये रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, ये गलत कट मारते हैं और इनमें कहीं ना कहीं बिल्कुल भी डर नहीं है। हम जब दिल्ली जाते हैं या चंडीगढ़ जाते हैं तो हम गाड़ी और केयरफुली चलाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाहर से आने वाली गाड़ियों को और स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है। वहाँ की पुलिस की हम पर नजर रहती है कि स्पीड लिमिट भी एनफोर्स हो, ड्राइवर को रोककर उसका लाइसेंस भी चेक किया जाता है। लेकिन देहरादून में ये जो दिल्ली हरियाणा नंबर की गाड़ियां आ रही हैं और इस तरीके के इंसिडेंट कर रही हैं, मतलब किसी को टक्कर मार देना, किसी का एक्सीडेंट कर देना, ये तो हो ही रहा था, अब ये गोलियां भी चलाने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके लिए कुछ अलग से पॉलिसी सरकार को बनानी ही पड़ेगी। हम कहेंगे कि ये टूरिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ हम टूरिज्म चाहिए हमें, लेकिन
अपने लोगों के जीवन के कॉस्ट पर नहीं। आज सुबह तड़के देहरादून वासियों को एक बहुत ही दुखद खबर मिली कि रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जोशी अब हमारे बीच में नहीं रहे। मसूरी रोड में दो गुटों की रंजिश की वजह से क्रॉस फायरिंग में मॉर्निंग वॉक पर गए ब्रिगेडियर जोशी को गोली लगने से वो दिवंगत हो गए और हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे में सवाल बड़ा ये उठता है कि यहाँ देहरादून आखिर उत्तराखंड का सबसे असुरक्षित शहर क्यों बनता जा रहा है, वो भी धामी राज में। कभी चापड़ से गला रेत कर 23 साल की बच्ची की हत्या कर दी जा रही है, तो कभी बोरों में, कट्टों में, थैलों में महिलाओं के शव मिल रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रुड़की से है, जहां पेरियान कलियर क्षेत्र में 26 मार्च को गंग नहर में डूबे दोनों युवकों के शव एसडीआरएफ ने बरामद कर लिए हैं और पहले 17 वर्षीय मोनिश का शव रुड़की के पास से मिला था, और जबकि अब दूसरे युवक आसिफ का शव भी बरामद कर लिया गया है और जहां पुलिस को दोनों के शवों को सौंप दिया गया है। दोनों युवक नहाते समय हादसे का शिकार हो गए थे और जहां एसडीआरएफ लक्सर टीम ने एसआई आशीष त्यागी के नेतृत्व में लगातार सर्च अभियान को चलाया और जहां टीम कई दिनों तक गंग नहर में सघन तलाशी के अभियान को भी चलाती रही और जिसके बाद दोनों शवों को बरामद कर लिया गया है। तो वहीं घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। आगे बढ़ते हैं। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां लक्ष्मण झूला नीलकंठ मार्ग पर स्थित गरुड़ चट्टी पुल से एक युवक के द्वारा गंगा में छलांग लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक ऊंचाई से खतरनाक स्टंट करता दिखाई दे रहा है और जैसे कि हादसे का बड़ा खतरा भी पैदा हो सकता था। आपको बताते चले कि हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि पास में ही पुलिस चौकी मौजूद होने के बावजूद ऐसे स्टंट रोक नहीं पा रही है और जहां इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर तो तमाम सवाल खड़े होते ही हैं, तो साथ ही साथ पुलिस की निगरानी पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि किसी बड़े हादसे से पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए और साथ ही साथ गश्त को भी बढ़ाना चाहिए। हाल ही में एक घटनाक्रम संज्ञान में आया कि नारी निकेतन में एक महिला जो विगत 6-7 महीने से वहां पर रह रही थी, जो कि मूल रूप से बिहार के रहने वाली हैं, जो मानसिक रूप से किसी न किसी परेशानी से जूझ रही थी, उस महिला ने सुसाइड कर लिया। तो आज मैं नारी निकेतन में संबंधित महिला के प्रकरण के संदर्भ में सभी हमारे डिपार्टमेंट के वहाँ पे, चाहे हमारे अधीक्षिका हो या वहाँ पे हमारे अन्य कर्मचारीगण हैं, सभी से आज संवाद हुआ और संवाद होने के साथ में उस स्थान का भी निरीक्षण हुआ जहां पर संबंधित महिला ने सुसाइड किया। महिला ने सुसाइड जो सीढ़ी में लगी रेलिंग होती है, उससे दुपट्टे के सहारे से उस पे गार्ड बांधते हुए वो रेलिंग से लटक गई, जिसके कारण से संबंधित की मौत हो गई। निश्चित रूप से घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी से वार्ता तो हुई, वार्ता होने में सभी ने अपना अपना पक्ष भी रखा और जिस प्रकार से वहाँ पे केयर टेकर है, उसका जो रोटेशन है लगातार कमरों के निरीक्षण करने का, उस तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।